सोचना ही है तो बड़ा से बड़ा सोचिए। सोचना ही है तो बड़ा से बड़ा सोचिए। और हमेशा जो है एक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अपना मार्क्स सबसे हाईएस्ट लाने का सोचे, 99% लाने का सोचे। क्योंकि दोस्तों जितनी बड़ी सोच होगी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर को आप लोग ज़रूर हल कर लीजिएगा। हल कर नहीं लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हल तो हम पूरा जो है बताने वाले हैं। संपूर्ण हल इस मॉडल पेपर का बताएंगे। सत्र 2022-23 यूपी बोर्ड के वेबसाइट से अपलोड किया गया ये मॉडल पेपर है। और इसमें से आपका जो है 70% जरूर जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में लड़ जाता है। मात्र 30% जो है इधर उधर से आएगा, लेकिन 70% इसमें से ज़रूर जो है आपको 70 में 70 जो है माने 70 पूर्णांक है, तो 70% जो है आपके अंक जो है 100 में 70 इस मॉडल पेपर से आपको आ जाएंगे। ठीक है, 100 में 70 जो है इस मॉडल पेपर से आ जाएंगे। तो इस पूरे मॉडल पेपर को आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिए। और इस पूरे मॉडल पेपर का आज हम सलूशन बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, आप लोग को चाहिए कि आप लोग जो है एक कोई अच्छा सा जो है चैनल सेलेक्ट करें और उसको जो है डेली बाय डेली देखें, तभी जाके आपके मार्क्स जो है अब अच्छे हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो भी चैनल देखिए उसको रेगुलर देखिए, नियमित देखिए। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा ही चैनल देखिए। ठीक है, जो भी चैनल देखिए उसका जो है डेली बाय डेली का नोट्स बनाइए और जो है उसको जो है तैयार कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग जो है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के प्रिपरेशन के लिए हम लोग मॉडल पेपर प्रश्न पत्र सत्र 2022-23 कक्षा 10 विषय हिंदी खंड अ, ठीक है, का जो है खंड अ और ब, ये जो है क्वेश्चन पेपर आपका दो भागों में विभाजित होगा, खंड अ और ब। तो इन सबका जो है सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो चलिए, ये जो है प्रारंभ में जो निर्देश दिए गए हैं, निर्देश को भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जो है निर्देश पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं रहता है। तो देखिए, पहला निर्देश है कि प्रारंभ के आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट में आप लोगों को प्रश्न पत्र ये पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद से प्रश्न पत्र दो खंड अ तथा ब में विभाजित है। खंड अ और ब में यह प्रश्न पत्र जो है विभाजित होगा। इसके बाद से प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर जो है नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काले करें। ठीक है, जैसे कि आपका OMR सीट आएगा और खंड अ में आपको 20 क्वेश्चन दिए रहेंगे। खंड अ में आपको जो है 20 क्वेश्चन दिए रहेंगे और इस 20 क्वेश्चन को आपको OMR सीट पर करना है। OMR सीट एक अलग से आपको जो है उत्तर पुस्तिका मिलेगा, जिस पे उत्तर देना रहेगा OMR सीट पर। और इसमें जो है 1 से लेकर 20 तक जो है कॉलम रहेंगे, माने 1 से 20 तक लेकर नंबर रहेगा और प्रत्येक नंबर में जो है आपको विकल्प दिया रहेगा। जैसे कि क ख में विकल्प अगर रहेगा आपके किताब में, तो क ख ऐसे जो है 4 गो दिया रहेगा, क ख ग और घ, और 4 गो ऐसे गोली रहेगा, गोलिया में लिखा रहेगा क ख ग घ। ठीक है, अब जैसे देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आपका क उत्तर सही है, तो क को गोले करना है। जैसे देखिए, अब वही हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो OMR सीट पे जो है आपको जो है लिखने हैं, काले करने हैं। ठीक है, अब खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पत्र के खंड अ के जो है प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के जो है सम्मुख उनके निर्धारित अंक भी दिए गए हैं। जो भी आप लोग क्वेश्चन हल करेंगे तो उसके सामने आपके नंबर भी दिए गए रहेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं OMR सीट को कैसे भरेंगे। देखिए, अब OMR सीट में आपको रोल नंबर वगैरह सब कुछ भरना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन का जो है जवाब आप लोग OMR सीट पर कैसे देंगे, ऐसे आपका विकल्प दिया गया रहेगा।
और प्रश्न एक में जो है, जैसे कि क्वेश्चन है, प्रश्न एक है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय जो है आपके किस युग के लेखक हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 विकल्प दिया हुआ है और इसमें 1 2 3 4 करके दिया हुआ है। तो आपका विकल्प जो है, अब हम ऐसे नहीं देंगे, आपका विकल्प ऐसे दिया रहेगा, आपका विकल्प ऐसे दिया रहेगा 1 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ऐसे करके आपका विकल्प दिया रहेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है सस्पिशन है, बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग में भी आते हैं और शुक्ल युग में भी आते हैं। बहुत सारे लोग जो है द्विवेदी युग बता रहे हैं और बहुत सारे लोग शुक्ल युग बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से इसका विकल्प जो है सही होगा 2, यानी कि द्विवेदी युग। बाबू गुलाब राय देखिए सबसे पहले द्विवेदी युग आया, उसके बाद से शुक्ल युग आया। चूंकि ये जो है बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग में जो है ही जन्म हुआ था इनका, यानी कि इनका जन्म जो है 1888 में हुआ था बाबू गुलाब राय का। और द्विवेदी युग का शुरुआत जो है 1900 से 1922 ईस्वी तक चलता है, 1922 1938 तक, ठीक है। तो सब मिला के बाबू गुलाब राय तो जो है द्विवेदी युग के ही लेखक होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा विकल्प, और इसमें दोनों जो है विकल्प सही हो सकता है, ठीक है, या विकल्प गलत भी हो सकता है। तो हमारा जो है ऑप्शन 2 ही सही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन 2 का इसमें जो है पहला का क्वेश्चन नंबर 2 सही है, विकल्प नंबर 2। तो इसको पूरा का पूरा गोला करेंगे। ध्यान आपको ये रखना है कि गोला में ये जो गोला है ये वाला, इसके अंदर ही जो है काला करना है, ठीक है ना। तो दोनों काला नहीं करेंगे, मात्र एक जो विकल्प सही है उसको काला कर देना है और बाउंड्री से बाहर ये काला नहीं जाना, पूरा का पूरा काला कीजिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि थोड़ा सा काला करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आपका विकल्प चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए आपका विकल्प नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें जो है आपको दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है। मान लीजिए ये दिया हुआ है। अब मान लीजिए आपका जो है अगला क्वेश्चन दूसरा है और इसमें कह रहा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि आपका कौन सा विधा है, यहाँ पे दिया हुआ है निबंध, कविता, नाटक, कहानी। तो चिंतामणि आपका जो है निबंध है, चिंतामणि आपका जो है क्या है, निबंध है। और यह किसका निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है ना। तो चिंतामणि जैसे कि कह देगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा जो है निबंध है, तो चिंतामणि ये ऑप्शन में 4 को दे देगा। या ऐसे पूछ देगा कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो निबंध। तो मान लीजिए आपका विकल्प एक सही है, पहला विकल्प सही है, तो पहला को आप लोग क्या कर देंगे, ऐसे पूरा का पूरा गोला कर देंगे और ये गोला वाला भाग गोला से बाहर नहीं होना चाहिए, काला वाला भाग, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा विकल्प सही। अब आगे चलते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रश्न 3 है कि गबन किसकी रचना है। तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की। गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की। तो मान लीजिए आपका जो है पहला ही विकल्प सही है, तो पहला विकल्प जो है आप लोगों को गोला कर देना है, ठीक है। बस ऐसे जो है आप लोगों को करते जाना है, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं ये गोला वाला भाग हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। चौथा देखना है, अब चौथा देखना है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4, शुक्ल युग की समय अवधि बताइए या शुक्ल युग की समय सीमा क्या है। तो देखिए शुक्ल युग का समय सीमा आप लोगों को याद होना चाहिए कि शुक्ल युग जो है 1919 से 1938 ईस्वी तक जो है चला था, ठीक है। तो 1919 से 1938 ईस्वी तक जो है इसका सही विकल्प जो है 2 है। तो हम लोग जो है चौथा का दूसरा जो है काला कर देंगे, ठीक है, पूरा का पूरा काला कीजिएगा, ठीक है, बस। और बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5वां को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण जो है कौन सा विधा है, तो यह जो है नीड़ का निर्माण आप लोगों को पता होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए अब तक कि नीड़ का निर्माण जो है आपका क्या है, जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार है या रेखा चित्र है। तो ये जो है आत्मकथा
हरिवंश राय बच्चन का जो है नीर का निर्माण जो है ये हरिवंश राय बच्चन का है और ये क्या है, आत्मकथा है। तो नीर का निर्माण क्या है, आत्मकथा है। तो इसका जो है दूसरा विकल्प सही है, तो दूसरा विकल्प आप काला कर दीजिएगा, ठीक है बस। अब इसके बाद से छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख सकते हैं आप लोग। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो प्रिय प्रयास जो है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय का है और यह जो है द्विवेदी युग की रचना है। तो आपका पहला विकल्प सही है, द्विवेदी युग। तो पहला विकल्प जो है गोला कर देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग सातवां देखते हैं और सातवां में है मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें चार विकल्प, रामधारी सिंह, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पंत। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की है, ठीक है। ये अनुपम काव्य है हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है। तो ये आपका जो है हरिवंश राय बच्चन हो गया, तीसरा ऑप्शन सही है। तो इसमें आप लोगों को तीसरा नंबर का विकल्प काला कर देना है, ठीक है। उसके बाद से सातवां आठवां देखते हैं, भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती आपका जो है इसमें क्या होगा, तो सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा। आप लोग को पता होगा तो आप लोग बता सकते हैं, अपना जांच कर सकते हैं। वैसे आपका विकल्प दो सही होगा इसमें। तो आठवां का जो है आपका विकल्प दो सही होगा। तो मान लीजिए विकल्प नंबर दो सही है, तो विकल्प नंबर दो को पूरा का पूरा गोला कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, नौवां। आधुनिक काल कब से कब तक है। तो आधुनिक काल का जो है समय सीमा आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो है आपका आधुनिक काल, देखिए आधुनिक काल अधिकांशतः जो है आपको 1843 से अब तक ही माना जाएगा। आधुनिक काल कब से कब तक है, तो आधुनिक काल का मतलब कि 1843 से शुरू होता है अब तक। अब तक का मतलब जब तक आप है तब तक आधुनिक रहेगा, ठीक है। तो नौवां क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, तो नौवां क्वेश्चन का जवाब पहला होगा। तो नौवां क्वेश्चन का विकल्प आपका पहला सही है, तो आप पहला का गोला कर दीजिए, ठीक है, पहला गोला कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां। मतीराम किस युग की रचना है। मतीराम किस युग की रचना है। तो मतीराम आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो किस में से है, तो मतीराम जो है ये आपका रीतिकाल की रचना है। मतीराम किसकी रचना है, तो रीतिकाल का। मान लीजिए 10वां का आपका कौन सा सही है, रीतिकाल चौथा। तो 10वां का क्वेश्चन आपका चौथा सही है। तो 10वां में जो है आप चौथा गोला कर दीजिए। तो चौथा का मतलब यहाँ पे होगा विकल्प, तो ये वाला गोला कर देना है, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि विकल्प कैसे भरना है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो जितने भी रस हैं, 8 प्रकार के रस हैं, उन सब का आप लोगों का जो है अस्थायी भाव याद होना चाहिए। तो हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। 11 का क्वेश्चन नंबर 3 सही होगा। तो 11वां का जो है क्वेश्चन नंबर आपका 3 सही होगा। तीसरा जो है आपका विकल्प कहाँ पे होगा, इसके सीध में होगा। तो हम बस तीसरा नंबर का विकल्प आपका सही होगा, सही कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद से 12वां क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आप आतप पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यह जो है एग्जाम्पल आप लोगों को किताबों में भी मिल जाएगा और आप लोग अलंकार पढ़े होंगे तो आराम से ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। और सभी जो है अलंकारों का आप लोग को जो है परिभाषा याद होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके इन सब क्वेश्चनों का जो है आप लोगों को सलूशन मिल पाएगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है आपका विकल्प 2 सही है। तो विकल्प नंबर 2 आपका जो है किसके सीध में होगा, इसके। तो विकल्प नंबर 2 को गोला कर देना है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रोला छंद। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो देखिए प्रत्येक पंक्ति में 2-2 चरण होते हैं। तो कुल मिला के कितने चरण होंगे, 4 चरण होंगे। तो तीसरा का जो है आपका तीसरा ही विकल्प, 13वां का तीसरा विकल्प सही है। तो आप तीसरा विकल्प सही कर देंगे, यानी कि इस पर गोला कर देंगे। ट्रिक नहीं मारना है, केवल जो है गोला करना है, ठीक है, काला करना है, ठीक है। तो इसको काला कर देंगे। उसके बाद से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो उपसर्ग का मतलब इसमें देखिए आकर्षक, आकर्षक में उपसर्ग जो पहले जुड़ के किसी शब्द को बनाते हैं, तो उस उपसर्ग में जो है पहले क्या आया है? आ, तो समझिए इसमें आ जोड़ा गया है। तो 14 नंबर में उपसर्ग क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में उपसर्ग आपका है आ, यानी कि विकल्प चौथा सही है। तो आपका विकल्प चौथा सही है, तो चौथा गोला कर देंगे। इसके बाद से 15 नंबर पर देखते हैं। 15 नंबर पर प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के दोस्तों मात्र जो है आपके प्रत्यय के 2 ही भेद होते हैं मुख्य रूप से। तो प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के जो है आपके 2 भेद हैं। तो ये जो है आपका पहला विकल्प सही है, तो आपको पहला गोला कर देना है, ठीक है। इसके बाद से प्रत्यय के जो है 2 भेद हैं, कृत और जो है तद्धित। तो कृत और तद्धित के अलग अलग भेद हैं, तो उसको नहीं पूछ रहा है कि मुख्य रूप से कितने भेद हैं, तो मात्र 2 ही भेद हैं, ठीक है। इसके बाद से 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो आप लोगों को अगर समास पता होगा तो जो है पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इसमें जो है आपका पीताम्बर में आपका बहुब्रीहि समास होगा, और बहुब्रीहि का मतलब तीसरा विकल्प सही है, तो तीसरा विकल्प लिख दीजिएगा, काला कर दीजिएगा, ठीक है। 16वां नंबर में देखिए, 16 नंबर में 17 नंबर में 17 नंबर में, तो 17 नंबर में आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? आंसू का तत्सम का मतलब शुद्ध रूप क्या होगा? तो अश्रु होगा, अश्रु पहला विकल्प सही होगा, तो पहला विकल्प काला कर देना है। इसके बाद से 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यण संधि का सूत्र है। तो यण संधि का सूत्र क्या होता है? इको याणची। तो देखिए विकल्प नंबर तीसरा सही है, तो विकल्प नंबर तीसरा को हम लोग क्या कर देंगे? ब्लैक कर देंगे, ठीक है। विकल्प नंबर तीसरा ब्लैक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति लिखिए। तो फलस्य शब्द अगर आप लोग को याद होगा, तो फलस्य शब्द में जो है आपका कौन सा जो है फलस्य, फलस्य जो है आपका वचन पूछ रहा है और विभक्ति पूछ रहा है, ठीक है। तो वचन का मतलब आपका जो है यह जो है फलस्य जो है षष्ठी विभक्ति में आता है, षष्ठी विभक्ति में और एक वचन में, ठीक है। वचन जो है एक होगा और विभक्ति होगा षष्ठी, ठीक है। तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है फलस्य। तो आपका विकल्प पहला सही है, तो पहला जो है विकल्प दे देना है, ब्लैक कर देना है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 20 है कि अपठित धातु का वचन एवं पुरुष लिखिए। तो अपठित धातु में जो है प्रथम पुरुष है, एक वचन है। पठित जो है अपठित धातु एक वचन में है और प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष एक वचन यानी कि दूसरा विकल्प सही है, तो दूसरा आपको काला कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। और एक बार सभी विकल्पों को आप लोग देख लीजिएगा और फिर से जो है इसको नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 70% जरूर क्वेश्चन लड़ेगा। आप लोगों को जो है मजाक लग रहा है तो परीक्षा के समय दिख ही जाएगा, ठीक है ना। और चाहे आप लोग को मजाक लग रहा है तो आपका कर्तव्य है अधिक से अधिक क्वेश्चनों को तैयार करना, तो इस मॉडल पेपर को भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। मॉडल पेपर आपका यही होगा, यानी कि पेपर ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं अब वर्णात्मक प्रश्न खंड ब। तो वर्णात्मक प्रश्न जो है खंड ब होगा, ये आपका जो है पूर्णांक 50 होगा इसका, और इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित, पहला प्रश्न कहेगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, इसमें आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे और इसमें से किसी एक का जो है जवाब आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इसको कीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। और अक्सर देखिएगा इसमें जो है मित्रता वाले चैप्टर में मित्रता, साथ या कुसंगत, ये सब जो है शब्द जरूर आते हैं। तो आप लोग पहले से ही ट्रिक कर लीजिएगा कि कौन सा शब्द क्या आएगा, तो हम लोग कौन सा चैप्टर समझेंगे। 4 चैप्टर इसमें आप लोगों को पढ़ना है, चारों चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है यह गद्यांश आपका मित्रता पाठ से लिया गया है। अब इसमें देखिए, इस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं।
उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रत्येक जितने भी गद्यांश में आपको चैप्टर पढ़ने हैं 30% काट के, तो उसके उसके जो है लेखक का नाम और उस चैप्टर का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो है आप चैप्टर सारा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा जो है गद्यांश से जो है यह किस चैप्टर से यह लिया गया है, क्योंकि संदर्भ में यह लिखना पड़ता है, ठीक है। अगला गद्यांश हम लोग देख सकते हैं। अगला गद्यांश है अथवा करके कि हे भगवान, तब तक के लिए विपद के लिए इतना आयोजन जो है, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, ये सब जो है आपका गद्यांश है। इसमें भी 3 प्रश्न है, तो इसको कीजिए अथवा जो पहले दिया गया है उसको कीजिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वर्णात्मक प्रश्न खंड ब है, लिख दीजिएगा वर्णात्मक प्रश्न खंड ब। अब इसका जो है आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 आ रहा है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 का जवाब दीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 1 में जो है आपका पहला ही गद्यांश करना है, तो पहला जो है गद्यांश करने के लिए आपको यहाँ पे पहला यहाँ पे दिखा दीजिएगा और उत्तर जो है आप यहाँ से उत्तर देना शुरू कीजिएगा। और उत्तर में आप यह लिखिएगा कि यह कोई बात की ओर देखता था, ठीक है। माने यह कोई बात की ओर देखता था, इससे पता चल जाएगा कि आप कौन सा गद्यांश लिए हैं। माने इसका पहला पंक्ति में 1-2 शब्द ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है कि पहला पंक्ति है तो यह कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ तक ले लेंगे, यह कोई बात नहीं। और उसके बाद से लास्ट की ये जो है पंक्ति, ये वाला जो है लिख देंगे, ये वाले शब्द की ओर देखता था, ठीक है। इससे पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि ये वाला गद्यांश लिया गया है, ठीक है, और ये वाला गद्यांश लिया गया है, ठीक है। और इसका जो है जवाब आपको पहला देना है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो इसीलिए हमने उत्तर यहाँ पे पहला लिखा है, ठीक है। और इसमें यह कोई बात नहीं, ये जो है अवतरण है, तो इसके दो चार शब्द जो है पहले पंक्ति से ले लेना है और लास्ट पंक्ति से 2-4 शब्द ले लेना है, ताकि पता चले कि कहाँ से कहाँ तक का जवाब दिया जा रहा है, संदर्भ लिखा जा रहा है। तो संदर्भ में अब हम लोग यहाँ पे कह रहा है कि संदर्भ लिखिए पहले क्वेश्चन का। तो इसमें देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम लोग को जो है क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे संदर्भ लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो देखिए संदर्भ में लिखेंगे हम लोग क्या कि प्रस्तुत जो है गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बस इतना सा संदर्भ लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। अब इसके बाद से आपका सेकेंड जो है, इसी में क्वेश्चन रहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, दूसरा करके हेडिंग डाल दीजिएगा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। अब व्याख्या में हम लोग क्या लिखेंगे, व्याख्या में यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में शुक्ल जी का कहना है कि 2 व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए उनके स्वभाव और पसंद एक सी हो। मित्रता तो विपरीत स्वभाव और रुचि वाले व्यक्तियों में भी हो सकती है। कोनो जरूरी नहीं है कि पसंद एक सी हो, मित्रता तो विपरीत स्वभाव वाले रुचि वाले व्यक्तियों में भी हो सकती है। ये विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित भी होते हैं ताकि एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकें। माने लेखक के कहने के हिसाब से कि लेखक कह रहे हैं कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि विपरीत स्वभाव वाले लोगों में जो मित्रता नहीं हो सकती है, यानी कि विपरीत स्वभाव वाले लोगों में भी मित्रता हो सकती है। और यह ऐसा होता भी है कि आपके क्लास में कोई तेज स्टूडेंट है तो आप उससे चाहते हैं कि मित्रता हो जाए ताकि हम भी कुछ तेज हो जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि विपरीत स्वभाव वाले लोगों में अक्सर मित्रता होता है और अक्सर जो है लोग उसके ओर आकर्षित भी होते हैं ताकि जो है उसके कुछ गुण आपके अंदर भी आ जाएं, यानी कि हमारे अंदर भी आ जाएं। तो इसलिए आदमी झुकता भी है उसकी तरफ, ठीक है। तो वही कह रहा है। तो अपने भाव में भी आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है। आप अगर चैप्टर को पढ़े हैं
आपके स्कूल में पढ़ाया गया है, तो इसके हिसाब से अपने सूझबूझ से भी इस रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, जितना कहा जाए, जितना रेखांकित हो उतने का ही जो है आप लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें मात्र जो है 3 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के हैं, तो इतना आप लिख देंगे तो जो है आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद से अब आपका देगा इसमें कि तीसरा जो है क्वेश्चन इसमें देगा, इसमें तीसरा क्वेश्चन देगा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इसका जवाब कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, लेखक के अनुसार समाज में लोग विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित, माने एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, और एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं ताकि उनसे वे अपने गुणों का लाभ उठा सकें, और जिन गुणों की कमी है वे अपने अंदर जो है महसूस करें या करते हैं। ठीक है, महसूस करें या करते हैं, तो महसूस करें। अब जैसा कि निर्बल व्यक्ति है तो बलवान से मित्रता करना चाहेगा, क्योंकि जो है वो बलवान व्यक्ति चाहिए उसके साथ, और धैर्यवान व्यक्ति उत्साही व्यक्ति से जो है मित्रता करेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो बस इतना लिख देना है हम लोगों को। इसके बाद से आगे देखते हैं, इसमें से हम लोगों को जो एक ही गद्यांश का जवाब देना था, तो हमने एक गद्यांश का जवाब दे दिया। ठीक है, तो इसको नहीं करेंगे, किसी एक को ही करना था, 2 गद्यांश दिया गया था। ठीक है, यह ममता में से था, तो ममता वाला भी आप लोग देख सकते हैं, इसको भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, समय के अभाव में इसको हम जो है बता नहीं पा रहे हैं। अब इसके बाद से देखिए प्रश्न 2 है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिए गए पद्यांश, ये पद्यांश से लिया गया है, वो 2 गद्य से लिया गया था, और 2 जो है आपका जो है 2 स्टेंजा आपको जो है पद से भी दिया गया रहेगा। तो पद में जो है पहला क्या है, पद है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगुगिरी ले हो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। और इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है, इन तीनों का जवाब देना है। तो हम लोग जो है ये पहला ही जो है पद करते हैं। ठीक है, तो पहला पद जो है हम आपको करके दिखा देते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न नंबर 2 में हम लोग जो है इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें वही काम करना है हम लोग को, उत्तर, और उत्तर में जो है यहाँ पे उत्तर लिख दीजिएगा। उत्तर जो है आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल उत्तर, और यहाँ पे चरण कमल बार बार बंदो तिहि पाई, यह लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से संदर्भ, यानी कि पहला क्वेश्चन का आपका संदर्भ लिखना है, तो यहाँ पे पहला लिख दीजिए। ठीक है, और संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ में लिखिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। यह जो है पद नामक जो है शीर्षक से लिया गया है, और इसके रचयिता कौन है, तो सूरदास जी हैं। देखिए, पद में आप रचयिता लिखिएगा, गद्य में आप लेखक लिखे थे संदर्भ में। ठीक है, तो इसमें रचयिता लिखिएगा। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद से दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या में हम लोग लिखेंगे कि महान कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों की जो है महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से बहरा व्यक्ति भी जो है सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति भी जो है बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर जो है ताज धारण कर लेता है। ठीक है, महाकवि कहते हैं यहाँ पे देखिए, यहीं से न है, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरा जो है सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है, रंक जो है चले सिर छत्र धराए, रंक जो भिखारी होते हैं, गरीब होते हैं, उनके सिर पर जो है क्या, छत्र माने छाया, छाया का मतलब जो है मुकुट आ जाता है, सिंहासन मुकुट आ जाता है। ठीक है, धारण करके और घूमने लगते हैं, यही सूरदास जी कहते हैं। ठीक है, तो इतना लिख देना है। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन इसमें है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उपयुक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है, रूपक है, पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास अलंकार है। तो जो भी अलंकार है ये जो है लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रश्नोत्तर संख्या जो है 2 का जवाब हो गया। ये 3 नंबर का है, 6 नंबर का है, आराम से इसमें 6 नंबर पक्का हो गया आपका। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो हम लोग पहले का ही कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अथवा वाला कीजिएगा तो जरूर अथवा लिखिएगा। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति इति एवं संस्कृत मांड्य। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर
किसके तरफ चलते हैं, 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वही है, आप लोग जो है पहले लाइन का जो है 2-4 शब्द लिख दीजिएगा, अंतिम वाला लाइन का 2-4 शब्द लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे संदर्भ लिखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, पहला ही है, ठीक है, वाराणसी चैप्टर। अब अनुवाद कर देंगे, तो अनुवाद जरूर हेडिंग डालिएगा, संदर्भ जरूर हेडिंग डालिएगा, और अनुवाद में लिखेंगे कि यह नगरी जो है भारतीय संस्कृति और जो है संस्कृत भाषा का जो है केंद्र स्थल है। यहीं से जो है संस्कृत साहित्य और जो है संस्कृत का प्रकाश जो है चारों ओर जो है फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने जो है यहीं आकर जो है भारतीय दर्शन शास्त्रों का जो है अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से जो है इतना प्रभावित हुआ कि जो है कि उसने जो है उन्होंने जो है उपनिषद का अनुवाद फारसी में कर पाया, ठीक है ना। तो ऐसे लिख दीजिएगा। इसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या 4 देखिए। प्रश्नोत्तर संख्या 4 में जो है क्या कह रहा है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 में कह रहा है, एक मिनट, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का जो है पद्यांश हो गया का एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 में जो है हम लोग यहाँ से उत्तर लिखने के बाद से यहाँ पे लिख देंगे सर्वे भवन्तु, और उसके बाद से दुख भाग भवेत् लास्ट पंक्ति, ठीक है। अब संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जो है भारतीय संस्कृति पाठ से जो है उद्गृहित है। भारतीय संस्कृति में यह श्लोक मिलेगा आपको, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इतना लिख देना है। सबका संदर्भ जो है ऐसे ही रहेगा, बस ये जो है पाठ का नाम बदलता रहेगा, तो इसमें जो है पाठ का नाम बदलता रहेगा, ठीक है। संदर्भ का लिखने का तरीका, बॉडी स्ट्रक्चर यही रहेगा सब संदर्भ, ठीक है। अनुवाद करते हैं। सभी मनुष्य सुखी हों, सभी मनुष्य निरोग हों, सबका कल्याण हो और कोई भी दुख का जो है दुख भागी न हो, कोई भी दुख का जो है भागी न हो, यानी कि कोई भी दुखी न हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। इसमें से अपने पठित खंड काव्य, आप लोग जो भी खंड काव्य जो है पढ़ रहे होंगे, आपके हर जिला में अलग अलग खंड काव्य पढ़ाया जाता है, और जो भी आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें जो है किसी एक का ही जो है मैंने देखिए, जैसे क कर रहे हैं तो इस क का दोनों का जवाब आप लोग को देना है, अथवा ख कर रहे हैं तो ख के दोनों प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। आधार पर किसी निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न का मतलब क ख ग घ करके दिया गया है, इसमें से किसी एक का उत्तर अपने जो है आप लोगों को लिखना है। तो हम जो है हमारे ज़िला में जो है ये मेवाड़ मुकुट खंड काव्य चलता है, ठीक है। तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य को जो है हम लोग पढ़ने हैं, हम लोग को जो है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य जो है बता दे रहे हैं आप लोगों को। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य में देखिए क्या दिया हुआ है, मेवाड़ मुकुट खंड ग कर रहे हैं हम, इसमें से प्रश्नोत्तर संख्या लिख दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ग कर रहे हैं, तो 5 का ग में पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य में खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए। देखिए इसमें जो है यहाँ पे दिया हुआ है 3 गुणे 1, 3 गुणे 1, यानी कि 3 गुणे 1 का मतलब 3 नंबर का है ये, 3 नंबर का है ये। तो अपने निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर देना है, और ये 3 नंबर का है। इसमें तो दो ही क्वेश्चन दे रहा है, दो ही क्वेश्चन दे रहा है। यहाँ 3 गुणे 1 लिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 3 गुणे 1 का मतलब 3 क्वेश्चन दिया होता, तो हो सकता है इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, 1 2 3, ठीक है। और अगर मैंने जैसे कि ग कर रहा है तो इसमें 2 दिया है तो 2 करना है, 3 दिया है तो 3 करना है, तो इसमें 2 ही दिया है। देखिए मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए। तो यहाँ पे हम द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश आपको लिख के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे है, दूसरा सर्ग आपका लक्ष्मी है, ठीक है ना। महाराणा प्रताप में लक्ष्मी का सारांश लिखना है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा लक्ष्मी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सर्ग महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी के जो है नाम पर है। रानी लक्ष्मी ने वैभव के दिन देखे हैं, मगर हल्दी घाटी के युद्ध में परास्त होने के बाद उनको जो है अरावली के जंगल में निर्धनता के जीवन जीना पड़ रहा है। वह जो है कंद मूल फल खाकर और जमीन पर जो है सोकर अपने दिन गुजार रही हैं। उनको अपने जो है कष्टों का बिल्कुल चिंता नहीं है। उनके दिलों में उथल पुथल मचा हुआ है। अपने बेटे के दयनीय हाल को देखकर कभी कभी वह जो है धीरज खो देती है। वह सोचती है
कि महाराणा प्रताप अपनी स्वतंत्रता नहीं बेची है, शायद इसलिए यह दिन देखने को मिल रहा है। इसके बाद वह जो है उत्साहित होकर वह कहती है कि हमको नहीं डुबा पाएगा एक कष्टों का सागर। उसी समय राणा प्रताप अपने कुटी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद से और रानी के जो है जगते रहने का कारण पूछते हैं। रानी की जो है मनोदशा देखकर राणा प्रताप के आंखों में आंसू भर आते हैं। इसके बाद तीसरा सर्ग आता है, तो बस भर आते हैं, बस यहीं तक लिख दीजिएगा, चाहे इसके बाद से तीसरा सर्ग आता है, ठीक है, तो यहीं तक लिख देना है आपको, ठीक है। इसके बाद से आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आपका दूसरा है, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दौलत का मतलब ये जो है आपका चौथा सर्ग है, तो दौलत लिख दीजिएगा और दौलत का चरित्र चित्रण में जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा कि यह जो है दौलत जो है चौथे सर्ग का है, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य का जो चौथा सर्ग है और चौथा सर्ग में चौथा सर्ग दौलत के नाम पर है। इतना जोड़ दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि यह सर्ग दौलत के नाम पर है। दौलत अकबर के जो है मामा की जो है लड़की है। दौलत क्या है? अकबर के मामा की लड़की है। दौलत एक जो है पेड़ के छांव में बैठकर अपने जो है पिछली जिंदगी के बारे में सोचती है और कहती है कि उस भोग विलास भरे जीवन से जो है बेहतर यह जिंदगी है जिसमें जो है सिर्फ प्यार ही प्यार है। आगे देखते हैं। वह राणा के भाई शक्ति सिंह पर जो है दुखी है और अपने जो है दुख को जो है राणा से कहकर उनको जो है परेशान नहीं करना चाहती है, मगर वह जो है अपने दुख को जो है राणा प्रताप से कहकर उनको परेशान नहीं करना चाहती है। वह जो है शक्ति सिंह और जो है प्रताप की तुलना करते हुए कहती है कि ये सूर्य है ये सूर्य है तो वह दीपक है। दौलत को जो है उसी समय जो है पेड़ के जो है पीछे से किसी के कदमों का जो है आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद जो है पांचवा सर्ग आता है, तो सुनाई देती है और यह जो है कदमों का जो है चिन्ह किसका है? तो राणा प्रताप का है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है लिख देना है आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिए गए लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और ये जो है 3-5 नंबर का हो गया है। इसमें से 3 जो है दिए गए हैं, 3 लेखक, और इसमें से किसी एक का जो है जीवन परिचय लिख देना है। और ये तीनों अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो 100% इन तीनों में से कोई एक जरूर आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है ना, लिखने के लिए। तो 3 को कम से कम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, चाहे रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों को याद कर लेंगे तो एक जरूर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों को याद कर लीजिएगा और इन तीनों में से किसी एक का लिखना रहेगा, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी एक का जो है आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। चूँकि हम जो है दिखा भी देते हैं इसमें, तो हम तीनों लोगों का जो है आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे देंगे, ठीक है ना। तीनों आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 6 है और इसमें दिए गए कवि में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद, महाकवि सूरदास, ठीक है। सूरदास तुलसीदास का याद कर लेंगे तो आपको 100% एक मैच कर जाएगा। तो सूरदास और तुलसीदास का आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसको आप लोग को बताने की ज़रूरत, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो कोई भी जो है आप लोग 2 लाइन का जो है श्लोक याद कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यम्, इसको जो याद कर लीजिएगा 4 लाइन का। तो 2 लाइन अगर मिल जाएगा तो चौथा लाइन जो है आप लोग स्वयं लिख लीजिएगा, ठीक है। माना इस प्रश्न पत्र में न आया हो उसी को लिखना है, ठीक है, तो उसको लिख दीजिएगा। तो 7वां क्वेश्चन में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए इसमें दिया गया था 2 श्लोक दिया गया था, तो इस श्लोकवा को याद कर लीजिएगा दोनों को। तो ये को जरूर आपको जो है अलग मिल जाएगा। हाँ ये न है, ये श्लोक भी याद कर सकते हैं। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति काम। अब देखिएगा, अगर आप लोग है एगो है श्लोक हो गया, एगो है श्लोक हो गया, ठीक है। 2 लाइन का और एगो श्लोक कौन याद कर लीजिएगा। तो अगर यह दे देगा आपके क्वेश्चन पेपर में तो तीसरा आप लिख दीजिएगा। मान लीजिए यह और यह दे दिया तो तीसरा जो 2 लाइन का याद किए हैं वो लिख दीजिएगा, नहीं तो इन दोनों को याद कर लीजिए। इसमें से कोई एक आपको नहीं दिया रहेगा इसमें, तो ये लिख दीजिएगा, ठीक है।
और नहीं तो अपने मन से जो भी याद करना है याद कर लीजिएगा। इसके बाद से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग समझ गए होंगे, श्लोक याद कर लेना है 8 लाइन का, ठीक है। अब इसके बाद से जो है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, ठीक है। 4 को क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से किसी 2 का ही उत्तर देना है, क्योंकि 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, ठीक है। तो 2 नंबर का इसमें से है। तो चंद्रशेखर का आसिफ चंद्रशेखर कौन थे? तो जो है चंद्रशेखर कौन थे, हम इसका जवाब दे रहे हैं। तो चंद्रशेखर यहाँ पे देख सकते हैं, चंद्रशेखर जो है एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित। तो तीसरा क्वेश्चन का जवाब हो गया। इसके बाद से जो है विरह केन पूज्यते, तो विरह वीरेण पूज्यते, विरह वीरेण पूज्यते आपका चौथा क्वेश्चन का जवाब हो गया इसमें से, प्रश्न संख्या 8 में से, ठीक है। अब इसके बाद से है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब है तो हम पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर जो है निबंध दिखा देते हैं। वैसे आप लोग 1 2 3 4 इन चारों में से जो है चारों का निबंध तैयार कर लेते हैं, 100% एक आपको मैच कर जाएगा, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण के उपाय के लिए हम आप लोगों को निबंध बता देते हैं यहाँ पे। और इसके बाद से जो है एक मॉडल पेपर का जो है क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे पर्यावरण संरक्षण का जो है निबंध। तो समय का अभाव है और मेमोरी भी फुल हो चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 9 लिख देंगे, चाहे प्रश्नोत्तर संख्या 9 लिख देंगे। इसके बाद से निबंध लिख रहे हैं हम लोग पर्यावरण संरक्षण के उपाय। तो निबंध लिख के पर्यावरण संरक्षण के उपाय लिख दीजिएगा कि इसी बात पर हम निबंध लिख रहे हैं। पहला यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि हम पहला जो है निबंध लिख रहे हैं। रूपरेखा में आप जो भी हेडिंग डालना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, बना दीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हम ये हेडिंग प्रस्तुत करेंगे। तो प्रस्तावना, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ, पर्यावरण संरक्षण का महत्व, पर्यावरण संरक्षण के उपाय और अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है, यही जो है हमारा हेडिंग है। तो यहाँ पर हम प्रस्तावना में लिखेंगे कि आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी जो है मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर जो है रह गया है जो अपने पर्यावरण को अशुद्ध करता जा रहा है। माने जाएगा मशीन जो है अनाधुन धुआं छोड़ के जो है पर्यावरण को अशुद्ध कर रहा है, इसी तरह से मानव भी मशीन की तरह ही सोच रहा है, मशीन की तरह ही कर रहा है, जिससे जो एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। अब भाई अंधाधुन जो है धुआं छोड़ेंगे तो प्रदूषण होगा ही। समस्या इस समय की जो है इस समस्या की जो है और जो है आजकल सभी जो है देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी जो है लड़ाई पर्यावरण संरक्षण की है, क्योंकि जो है पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ जो है प्रदूषित हो चुका है। अब यदि हमने जो इस जो है असंतुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली जो है पीढ़ियाँ अभिशप्त जो है जीवन जीने की वो जो है बाध्य होगी और जो है मानव जीवन समाप्त हो जाएगी। अभिशप्त का मतलब श्रापित जिंदगी जीने वाला हो जाएगा, लगेगा कि हाँ इनको जो है कोई श्राप दिया गया है, हमेशा बीमार रहेंगे, कमजोर रहेंगे, इस तरह का, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ, पर्यावरण शब्द का जो है अर्थ है हमारे चारों तरफ का जो है वातावरण। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है कि हम जो है अपने चारों ओर के वातावरण को जो है संरक्षित करें तथा उसे जीवन के अनुकूल बनाए रखें, क्योंकि जो है पर्यावरण और जो है प्राणी एक दूसरे पर जो है आश्रित हैं। से है पर्यावरण संरक्षण का महत्व। पर्यावरण संरक्षण वायु जो है जल और भूमि प्रदूषण को कम करता है। बायोडाइवर्सिटी की जो है सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो पर्यावरण संरक्षण का जो है बहुत अधिक जो है महत्व है। पर्यावरण संरक्षण सभी के जो है सतत विकास के लिए जो है महत्वपूर्ण है। यह हमारे जो है पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो हानिकारक प्रभावों से जो है बचाने के लिए भी पर्यावरण संरक्षण का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। आज जो है पर्यावरण का जो है हमारे जीवन में बहुत जो है महत्व है। पर्यावरण के द्वारा ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। यदि आज हम जो है जीवित हैं तो जो है उसमें जो है बहुत बड़ा हाथ जो है पर्यावरण का है। एक अच्छा और जो है स्वच्छ पर्यावरण हमें बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। पर्यावरण न केवल जलवायु को संतुलित बनाए रखता है, बल्कि जीवन के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो सभी चीज़ें हमें जो है पर्यावरण द्वारा ही प्राप्त होती है। तो ये सब जो है आप लोगों को लिख लेना है। इसके बाद से पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पर्यावरण संरक्षण के निम्न उपाय किए जाने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए हमने लिखा है। सबसे पहले जो है पर्यावरण संरक्षण के निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। पहला है घर के जो है खाली जमीन, बालकनी, छत पर जो है पौधे लगाए जाने चाहिए। दूसरा है ऑर्गेनिक खाद
गोबर खाद या जैविक खाद का जो है उपयोग करें। देखिए दोस्तों, इसमें लिखावट में थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है मात्रा वगैरह, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत फास्ट लिखा गया है और थोड़ा सा जो है साफ़ सुथरा भी नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ऑर्गेनिक खाद का मतलब सड़े गले जो है घास पत्तियों से जो भी बनता है ऑर्गेनिक खाद होता है। गोबर की खाद समझ ही रहे होंगे, जैविक खाद का मतलब समझ ही रहे होंगे, ये भी जो है पौधों से ही तैयार, जीवों से ही तैयार किया जाता है। तीसरा है कपड़े के जो है बने जो है झोले थैले लेकर निकलें, पॉलीथीन प्लास्टिक न लेकर निकलें। खिड़की से जो है पर्दे हटाएं, दिन में जो है सूरज की रोशनी से ही जो है काम चलाएं, दिन भर बल्ब न जलाएं या जनरेटर न चलाएं। सोलर पैनल जो है लगवाएं, सोलर कुकर में जो है खाना बनाएं तो और भी बेहतर रहेगा। लोगों की जो है बर्थडे पर जो है पेड़ गिफ्ट दें, मतलब कोई भी उपहार देना है, बर्थडे पर गिफ्ट दें, 26 जनवरी के जो भी गिफ्ट देना है आप लोग पेड़ दें, ठीक है, तो सबसे बेहतर रहेगा। आगे यहाँ पे अगला है परिवार को जो है नियोजित करें, 1 या 2 बच्चे ही रखें, अधिक से अधिक जो है पैदल चलें। प्लास्टिक बोतल में कहने का मतलब है कि हर जगह मोटरसाइकिल से ही और कार से ही ना जाएं, जहाँ एकदम ज़रूरी है वहीं जाएं। प्लास्टिक बोतल की जगह कांच, स्टील या तांबे का जो है वाटल जो है प्रयोग ना करें। मांसाहार का जो है प्रयोग कम करें। मांसाहार माने मांस कम खाएं तो सही रहेगा। मंजन करते समय जो है मग में पानी लें, नल न चलाएं। नल न चलाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रश करते समय नल को जो है चला के खुला छोड़ देते हैं, टोटी को, नल का मतलब यहाँ टोटी से है, टोटी चला के खुला छोड़ देते हैं, ब्रश करते रहते हैं, उससे बहुत सारा पानी नुकसान होता है। जो है बिना उपयोग जो है मोबाइल लैपटॉप चार्ज में जो है प्लग में जो लगा के न रखें, बहुत सारे छोड़ देते हैं प्लग में लगा के। खुद की गाड़ी के बजाय ट्रेन, बस, मेट्रो से, शेयर कैब से जो है यात्रा करें तो बेहतर रहेगा। खुद की गाड़ियों से इतना गाड़ी लोग लेके चल देते हैं कि ताकि वायु प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। अब निष्कर्ष जो है क्या निकला, तो निष्कर्ष यही निकला कि पर्यावरण संरक्षण के महत्व को देखते हुए पर्यावरण का जो है संरक्षण हम सभी को जो है प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को देखते हुए हम सभी की जो है क्या प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, कैसे कम प्रदूषण करें। पर्यावरण सुरक्षित जब भी रहेगा जब प्रदूषण कम करेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो है प्रकृति ने अपनी जो है भयंकर तथा विनाशकारी रूप दिखाना शुरू कर दिया है, अगर हम नहीं सुधरे तो पर्यावरण का जो है इसी प्रकार जो है दोहन करते रहे तो हम तो भविष्य में जो है इसके और भी भयानक रूप देखने को मिल जाएंगे और हमारा जीवन जो है दुश्वार हो जाएगा, हम नहीं जीवित रह पाएंगे, बीमार रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने हिसाब से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ठीक इस प्रकार जो है आपका सभी जो है क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।